आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशेषिक दर्शन की। तो बेसिकली जो वैशेषिक दर्शन है ये थीस्ट है, स्कूल के अंदर आता है। इंडियन फिलोसफी को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एथीस्ट और थीस्ट। एथीस्ट यानी आस्तिक और थीस्ट यानी नास्तिक। तो मैं न्याय पर वीडियो बना चुका हूँ, योग पर बना चुका हूँ, सांख्य पर, और जो एथीस्ट स्कूल है इसमें मैं चारवाक पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आज हमें बात करनी है वैशेषिक स्कूल की। तो वैशेषिक स्कूल का जो सिलेबस है नेट में वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसमें हमें बात करनी होती है पदार्थ के कॉन्सेप्ट को लेकर, उस और उसके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ वैशेषिक दर्शन के अनुसार। और ऐसा कार्यवाद ये थ्योरी है, ये क्या है, काइंड्स ऑफ कारण यानी पॉजेस, जैसे कि समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, ये तीन प्रकार के कारण होते हैं। ये इसके सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन न्याय भी इन तीन कारण में मानता है। तो ये जो तीन कारण है ये मैंने ऑलरेडी न्याय फिलोसफी के जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद है परमाणु कारणवाद यानी थ्योरी ऑफ एटम्स, तो ये भी हमें इसमें वीडियो में कवर करनी है। इस वीडियो में जो कंटेंट फॉलो करने वाला हूँ वो है इंट्रो पहले दूंगा छोटा सा, उसके बाद जो न्याय और वैशेषिक की सिमिलैरिटी है, और उसके बाद पदार्थ का जो कॉन्सेप्ट है जैसे इन सिलेबस में लिखा हुआ है, और उसके टाइम्स। ये 7 प्रकार के पदार्थ होते हैं वैशेषिक के अनुसार: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो इन 7 के 7 जो पदार्थ है इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद जो असत्कार्यवाद की थ्योरी है वो देखेंगे, और परमाणु कारणवाद की थ्योरी है वो भी देखेंगे। सोल जो है और बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, और लिबरेशन लास्ट में वो भी देखेंगे। हालांकि जो सोल और बोर्ड और लिबरेशन का कॉन्सेप्ट है न्याय और वैशेषिक में कुछ अलग नहीं है। जो मैंने डिस्कस किया है न्याय में तो वैसा ही है, कुछ अलग नहीं होगा यहाँ पर भी। तो अभी इंट्रो देख लेते हैं। कनाद जो थे, महर्षि कनाद, उन्होंने ये जो वैशेषिक दर्शन है इसकी फाउंडेशन रखी थी। कनाद को हम कनाभूक, उलूक और कश्यप के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने वैशेषिक सूत्र तो कंपोज किया था, उनकी रचना की थी। वैशेषिक डील करता है ओंटोलॉजी से। ओंटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बीइंग, जीव का अध्ययन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियलिटी इन पदार्थ यानी कैटेगरीज। इसमें जो है ये जो वैशेषिक दर्शन है ये प्लुरलिस्टिक रियलिज्म में मानता है, यानी कि बहुत सारे एटम्स से मिलकर ये संसार बना हुआ है। उसमें जो चीजें हैं संसार में वो एटम से मिलकर बनी हुई है, और उन सभी चीजों को हम अल्टीमेटली 7 कैटेगरीज में यानी पदार्थ में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये रियलिटी के 7 पदार्थ है, जैसे कि द्रव्य है, गुण है, कर्ण है, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आदि। अगर बात करें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हैं इंपॉर्टेंट और उनके ऑथर्स है जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पहला ही जो टेक्स्ट है वो तो वैशेषिक सूत्र है, क्लासिकल टेक्स्ट है, इसके तो ऑथर कनाद है, ये तो आपको पता ही है। इसमें जो दूसरा मेन टेक्स्ट है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है वो है पदार्थ धर्म संग्रह, जिसके ऑथर है प्रशस्त पद। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो कनाद का वैशेषिक सूत्र है इसी को इलेबोरेट कर दिया, क्योंकि वैशेषिक सूत्र जो है एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा हुआ है, सुख की हाइम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर्मूले में क्या है कुछ समझ नहीं आता हम आदमी को, उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। तो प्रशस्त पद ने क्या किया, अपने पदार्थ धर्म संग्रह में उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की, वैशेषिक सूत्र जो है उसकी, जिससे कि जो ये सिस्टम है वैशेषिक सिस्टम्स को क्लियरली और ज़्यादा एक्सेसिबल किया जा सके, जिससे कि लोगों को समझ आ जाए। इसके बाद इसमें एक और आता है तर्क संग्रह, जिसको अन्नम भट्ट ने लिखा है। उन्होंने भी क्या किया, जो वैशेषिक सिस्टम है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, जिससे कि आम आदमी को भी ये चीज़ें समझ में आ जाए इसमें क्या है, ये उनके लिए बच्चों का खेल बन जाए। इतना इजी लैंग्वेज में उन्होंने ये बताने की कोशिश की इसने। इसके बाद इसमें चौथा टेक्स्ट आता है अर्थ संग्रह, जिसके ऑथर है लोगाक्स्की भास्कर। ये मेनली डील करते हैं वैशेषिक स्कूल की जो मेटाफिजिक्स है उससे ये अर्थ संग्रह जो टेक्स्ट है ये डील करता है। न्याय कंदबी ये आपका 5वां टेक्स्ट है इसमें,
जिसके ऑथर है श्रीधर। और इसमें क्या मिलता है हमें, डिटेल्ड कमेंट्री यहाँ पर मेक की है जो पदार्थ धर्म संग्रह है प्रशस्त पद का, उसके ऊपर, जिसमें जो वैशेषिक की जो 7 कैटेगरीज है उन पर एक्सप्लेन किया जाता है और सिस्टमाइज किया जाता है अच्छे से। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, ऑथर्स थे, जिन पर यूजीसी नेट में या फिर गेट में भी क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो सिमिलैरिटी है न्याय और वैशेषिक के बीच में, जिसको लेकर इन दोनों को समानांतर कह दिया जाता है, यानी कि सिमिलर फिलॉसफी। न्याय और वैशेषिक में क्या है, बहुत सिमिलैरिटी हमें देखने के लिए मिलती है। वैशेषिक जो है ये डेवलप करता है मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी, न्याय जो डेवलप करता है वो है लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी, इस पर ही वर्क करता है। और दोनों को साथ में बोल दिया जाता है न्याय और वैशेषिक। तो यहाँ पर इनकी मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी, लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी ये कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन करके जो है न्याय वैशेषिक स्कूल बनता है पूरा। दोनों ही यहाँ पर एग्री करते हैं बॉन्डेज के कॉन्सेप्ट पर। वो कहते हैं कि जो बॉन्डेज है ये रियलिटी की इग्नोरेंस के कारण है, उसका बुरे ज्ञान की वजह से है। लिबरेशन जब होगा, जब तुम्हें रियलिटी की सही नॉलेज होगी, पूरा ज्ञान हो जाएगा। और सुप्रीम एंड ऑफ लाइफ यही है जो लिबरेशन है, जब तुम्हारा जो है पूरी तरीके से दुख से जो है निवारण हो जाता है, उसके छुटकारा मिल जाता है, वो खत्म हो जाते हैं दुख। तो यही लिबरेशन है, सुप्रीम एंड ऑफ लाइफ है। दोनों ही न्याय और वैशेषिक दोनों इस पर एग्री करते, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं इन दोनों में। डिफरेंस जो है कैटेगरी को लेकर ही है। वैशेषिक जो है 7 कैटेगरीज में मानता है, जबकि न्याय जो है 16 कैटेगरीज पदार्थ जो है रिकॉग्नाइज करता है। जो न्याय की सेकंड कैटेगरी है 16 में से, उसमें ही जो वैशेषिक की 7 कैटेगरीज है वो आ जाती है। तो ये जो न्याय की सेकंड कैटेगरी है उसका नाम है प्रमेय, यानी कि नोएबल, जिसको जाना जा सकता है। तो जो वैशेषिक की 7 कैटेगरीज हैं, इन 7 को ही जाना जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, रियलिटी को ही तो क्लासिफाई किया गया है ना, तो रियलिटी वही है जिसको जाना जा सके। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है न्याय की प्रमेय, इसमें आपकी 7 की 7 कैटेगरी आ जाती है वैशेषिक। जो पहली कैटेगरी है ये प्रमाण है, जो न्याय की पहली कैटेगरी है, ये ऐसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा वैशेषिक जो है 2 प्रमाण में मानता है। वो प्रमाण है परसेप्शन और इन्फरेंस। प्रमाण यानी कि मीन्स ऑफ नॉलेज, जिनसे नॉलेज होती है। लेकिन जो न्याय है वो 2 नहीं 4 प्रमाण में मानता है, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन यानी उपमान, और वर्बल टेस्टिमनी यानी शब्द। लेकिन वैशेषिक क्या है, वो कंपैरिजन और वर्बल जो अथॉरिटी है, वर्बल टेस्टिमनी है, उसको इन्फरेंस में ही रिड्यूस कर देता है। तो ये सिमिलैरिटी के साथ साथ हमने डिफरेंसेस भी देख लिए वैशेषिक और न्याय में जो है। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ पदार्थ से देखने के लिए मिलता है। तो पदार्थ का जो कॉन्सेप्ट है ये देखते हैं वैशेषिक के अनुसार ये क्या है। पदार्थ जो ये संस्कृत शब्द है, ये पद और अर्थ से मिलकर बना हुआ है। पद का मतलब है शब्द यानी वर्ड, और अर्थ का मतलब है मीनिंग, यानी शब्द का क्या मीनिंग है वो ही है पदार्थ। या फिर हम कह सकते हैं वो जो शब्द है वो किस ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, या फिर किस रेफरेंस को वो डिनोट कर रहा है, या फिर रेफरेंट को डिनोट कर रहा है, तो इसी को ही पदार्थ बोलते हैं। वैसे फिलॉसफी में जो है ये सिस्टमेटिकली यूज होता है। जो रियलिटी को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी कि रियलिटी की कैटेगरी के रूप में ही यूज होता है पदार्थ। 7 कैटेगरीज है, तो पदार्थ जो शब्द है कैटेगरीज के लिए, तो रियलिटी की कैटेगरी है उसके लिए यूज होता है। या फिर ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी जिन ऑब्जेक्ट को तुम एक्सपीरियंस कर पाते हो रियलिटी में, उनके लिए ये शब्द यूज होता है। ये सारी कैटेगरीज है, ये नोएबल है, उनको तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है इसी को पदार्थ भी बोल सकते हैं। इट सिग्निफाइज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एंड कैन बी थॉट ऑफ एंड नीन, यानी कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है और जिस पर विचार किया जा सकता है या सोचा जा सकता है, या फिर इसका नाम किया जा सकता है, नाम दिया जा सकता है। जो प्राइमरी गोल है वैशेषिक स्कूल का वो है कि जो पदार्थ है इनको नंबर देना, कितने होते हैं उनको एनालाइज करना, जो कि ये रियलिटी का निर्माण करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो उनको जो है एनालाइज करना, उनको नंबर देना, ये प्राइमरी गोल है वैशेषिक का। तो ये 7 जो है पदार्थ बताता है अपने सिस्टम में। और ये जो वैशेषिक सिस्टम है ये प्लुरलिस्टिक रियलिज्म की ही एक फॉर्म है, यानी कि ये कहता है कि जो रियलिटी है वो एटम से, बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है, पर वो एटम जो है ये चीज़ों का भी निर्माण करता है। जो संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जब एटम जुड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें बनती हैं।
और ये जो संसार की सारी चीज़ें हैं, थिंग्स है, इनको हम फिक्स्ड नंबर ऑफ कैटेगरीज में पदार्थ में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो फिक्स नंबर 7 है, 7 कैटेगरीज होती हैं जो कि अल्टीमेटली डिस्टिंक्ट होती है, निश्चित होती है और इरिड्यूसिबल होती है, उनको तुम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं ये जो 7 कैटेगरीज हैं, तो इनकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज में। तो यहाँ पर पहली जो कैटेगरी है यानी पदार्थ है वो है द्रव्य यानी सब्सटेंस। दूसरी कैटेगरी है गुण यानी क्वालिटी। तीसरी कैटेगरी आपकी कर्म यानी एक्शन। फोर्थ कैटेगरी है आपकी सामान्य यानी जनरलिटी। फिफ्थ कैटेगरी है विशेष यानी पर्टिकुलरिटी। सिक्स्थ कैटेगरी है समवाय यानी इनहेरेंस। और सेवेंथ कैटेगरी है फाइनली अभाव यानी नॉन एग्जिस्टेंस या एब्सेंस, या फिर अभी कह सकते हैं निगेशन। तो इसमें जो पहली 3 कैटेगरीज है पदार्थ है, ये आपके कनाद ने दिए थे, जो नेक्स्ट 3 कैटेगरीज है पदार्थ है, ये आपके प्रशस्त पत्र ने ऐड किए यहाँ पर। तो उन्होंने जो है नंबर को कैटेगरीज के इंक्रीज कर दिया 6 तक। और ये जो आपकी 7th कैटेगरी है अभाव, ये ऐड की गई श्रीधर, शिवाध्याय, विमादित्य और शिवादित्य। इन चारों ने मिलकर बोला कि जो कैटेगरीज है ये 6 नहीं होती 7 होती है। तो इन्होंने अभाव को भी एक कैटेगरी माना कि ये भी जाना जा सकता है। जो अभाव है, किस चीज का एब्सेंस है, उसकी भी नॉलेज हो सकती है, वो भी रियलिटी की ही एक कैटेगरी है। तो इस प्रकार से हमें 7 कैटेगरीज देखने के लिए मिलती है। और अब इनको जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं पहली कैटेगरी की, जो कि है द्रव्य यानी सब्सटेंस। तो आपके बेसिकली 9 सब्सटेंस होते हैं, 9 द्रव्यास होते हैं जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं वैसे सिस्टम में। पहला द्रव्य है पृथ्वी यानी अर्थ। दूसरा है अप यानी वाटर। तीसरा है तेजस यानी फायर अग्नि। वायु है आपका 4th द्रव्य। उसके बाद आता है आकाश यानी ईथर या स्पेस। देन आता है काल, और इसमें दिक यानी डायरेक्शन है। उसके बाद है आत्मा यानी सेल्फ या सोल कह सकते हैं। और लास्ट 9th जो द्रव्य है वो है माइंड यानी मन। तो इन द्रव्यों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड के आधार पर भी, यानी परिमाण के आधार पर भी। आकाश, काल, दिक और आत्मा जो है इनको आप विभु कह सकते हैं। विभु का मतलब है कि इनफाइनाइट है साइज में और ओन परवेजिव है, हर जगह व्याप्त है। आकाश, काल, दिक, आत्मा। अगर बात करें मन की, तो मन क्या है, ये सबसे ज्यादा छोटा है साइज में, एटॉमिक साइज है इसका, अणु, इसलिए इसको बोलते हैं माइंड को यानी मनस को। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये जो है जब अपनी एटॉमिक फॉर्म में होते हैं यानी परमाणु की फॉर्म में होते हैं तो ये इटर्नल होते हैं यानी नित्य होते हैं। और इंडिविजिबल होते हैं यानी कि निरवयव होते हैं, इनको तुम डिवाइड नहीं कर सकते। ये इटर्नल है, नित्य है, जब ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में है, परमाणु वाली फॉर्म में है। तो ये एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और किस में हो सकते हैं, कंपोजिट फॉर्म में भी हो सकते हैं, जो ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर है। तो ये कंपोजिट फॉर्म में होंगे, तो कंपोजिट फॉर्म में होंगे तो ये नॉन इटर्नल होंगे यानी कि अनित्य होंगे, यानी कि ये फिर खत्म हो सकते हैं। डिविजिबल हो सकते हैं यानी स्वाभाविक, इनको तुम डिवाइड कर सकते हो जब ये कंबाइंड अपनी फॉर्म में है, कंपोजिट फॉर्म में है। लेकिन जब ये एटॉमिक फॉर्म में है तो तुम इनको डिवाइड नहीं कर सकते और ये इटर्नल होंगे तब। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये आपके हमने डिस्कस किया अभी। अगर बात करें आकाश की, काल, दिक, आत्मा और माइंड यानी मनस, ये हमेशा ही इटर्नल होते हैं। इनमें जो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर की तरह जो है नॉन इटर्नल वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपोज नहीं हो सकते, कंबाइन नहीं हो सकते, जिस प्रकार अर्थ, वाटर, फायर और एयर हो सकते। अब बात करते हैं अगली क्वालिटी की यानी कि गुण की। गुण जो है आपके 24 होते हैं। कलर यानी कि रंग, टेस्ट यानी कि जो स्वाद है, ओडर यानी कि गंध, टच स्पर्श नंबर संख्या, डायमेंशन सेवरलिटी, कंजंक्शन डिसजंक्शन, रिमोटनेस, नियरनेस, ग्रेविटी, फ्लूइडिटी, विसिडिटी, साउंड, इंटेलेक्ट, प्लेजर, पेन, डिजायर, अवर्शन, एफर्ट, मेरिट, डिमेरिट एंड इम्प्रेशन। ये जो है आपकी 24 क्वालिटीज है, गुण है। और ये जो क्वालिटी होती है ये आपकी स्टेशनरी होती है,
ये जो है मोशन में नहीं होती, ट्रांजिटरी नहीं होती। तो ये एक प्रॉपर्टी है क्वालिटी की। कनाद जो थे आपके, उन्होंने केवल 17 क्वालिटीज ही मेंशन की थी। उन्होंने जो है ग्रेविटी, फ्लूइडिटी, विसिडिटी, साउंड, मेरिट, डिमेरिट और इंप्रेशन को ओमिट कर दिया था, जो क्वालिटीज की लिस्ट थी। तो ये जो नंबर है 24, ये आपका इंक्रीज किया प्रशस्त पद ने। उन्होंने बोला कि जो क्वालिटीज है ये 24 है, तो उन्होंने जो है ये जो ग्रेविटी, फ्लूइडिटी, ये जो 7 कैटेगरीज है, ये उन्होंने जो है उन 17 में ऐड कर दी और नंबर जो है 24 तक पहुंच गया उसके बाद। इसके अलावा हम गुण को जो है 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, विशेष गुण और सामान्य भी। यानी कि जो क्वालिटीज हैं, ये गुण है, ये विशेष भी हो सकते हैं और सामान्य भी हो सकते हैं। विशेष यानी पर्टिकुलर, सामान्य यानी कि जनरल यानी यूनिवर्सल। तो विशेष गुण में आपके प्लेजर, पेन और डिजायर आ सकते हैं, यानी कि जो क्वालिटीज है ये खाली इंडिविजुअल सब्सटेंसेस में ही होंगी। और जो सामान्य गुण है, ये ऐसी क्वालिटीज है जो कि इन सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन में पाई जाएंगी। और इसका एग्जांपल है, इन क्वालिटीज का एग्जांपल है नंबर, डायमेंशन, कंजंक्शन और ग्रेविटी। तो ये आपकी पाई जाएंगी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस में। तो ये विशेष गुण और सामान्य गुण 2 तरीके से क्लासिफाई हो सकती है जो क्वालिटीज है। अब बात करें अगर इसकी तीसरी कैटेगरी की, जो कि है कर्म यानी एक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्क्षेपण। दूसरा जो कर्म है वो है किसी चीज को जब ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, तो ये दूसरा कर्म है, एक्शन है, इसको बोलते हैं अपक्षेपण। तीसरा जो एक्शन है वो है कॉन्ट्रैक्शन, यानी किसी चीज को दबाना, कॉन्ट्रैक्ट करना। चौथा एक्शन है आपका एक्सपेंशन, यानी कि फैलाना, किसी चीज को एक्सपेंड करना। पांचवा जो एक्शन है वो है मोशन इन जनरल, जैसे कि जनरली जो हम मूव करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं, या जो भी मूवमेंट होता है इन जनरल, तो वो इस टाइप में आएगा कर्म के। तो ये जो कर्म है, एक्शन है, ट्रांजिटरी होते हैं, ये क्वालिटी की तरह स्टेशनरी नहीं होते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है, जब ये चेंज के प्रोसेस में होते हैं, जब इसमें बदलाव होता है, यानी कि एक तरीके से ट्रांजिटरी जब हो जाती है, तो ये एक्शन बन जाती है। और वही एक्शन जब फिक्स हो जाता है किसी जगह पे, परमानेंट हो जाता है, यानी स्टेशनरी को जो बन जाता है, तो वही एक्शन क्वालिटी बन जाता है। तो एक तरीके से क्वालिटी और एक्शन जो है, अगर उनमें जो है हम चेंज करेंगे, यानी कि क्वालिटी में अगर हमने मोशन दे दिया तो वो एक्शन बन जाएगी, और एक्शन में अगर हमने उसको फिक्स कर दिया तो क्वालिटी बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी थर्ड कैटेगरी। अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी, जो कि है सामान्य यानी कि जनरलिटी। सामान्य का मतलब है जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स में कॉमन हो, यानी समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल काउनेस यानी गौत्व जो है, ये सभी काउज में प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार पोर्टनेस यानी घटत्व जो है, ये सभी पोर्ट्स में, मिट्टी के बर्तनों में प्रेजेंट रहता है। तो एक तरीके से यूनिवर्सल्स की तरह होते हैं, यानी यूनिवर्सल जो इटर्नल होते हैं, और ये इंडिविजुअल सब्सटेंस के पैदा होने पे या फिर उनके खत्म होने पे चेंज नहीं होते। ये जो है यूनिवर्सल्स ऑल परवेजिव होते हैं, और सेम यूनिवर्सल जो है ये एग्जिस्ट करता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स में सेम टाइम पे। तो ये जो है जनरलिटी की, सामान्य की जो है विशेषता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सामान्य है ये पर्टिकुलर नहीं है, विशेष नहीं है, टेम्पररी नहीं है, और यूनिक नहीं होता है ये एक इंडिविजुअल के लिए, ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स में कॉमन होता है, समान होता है। कनाद के लिए जो करेक्टर है जनरलिटी का, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि उनके अनुसार क्यों कुछ कैरेक्टर होते हैं, ये जनरल होते हैं और पर्टिकुलर होते हैं, दोनों बेस्ड ऑन द वे इन विच वी व्यू, कि हम उसे किस प्रकार देख रहे हैं, ये उस हिसाब से जनरल भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर भी हो सकते हैं। जैसे जो काउनेस है ये कैरेक्टर है, और जब हम इसे इस तरीके से देखेंगे कि ये ऐसी चीज है जो हर काउ में है, तो ये हमें जनरल लगेगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि एक काउ को दूसरी काउ से अलग बना दे, तब यहाँ पर ये विशेष का काम करेगा, पर्टिकुलरिटी का काम करेगा। यानी कि कनाद यहाँ पर कह रहे हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है हम किस तरीके से उस कैरेक्टर को देख रहे हैं। तो हमारे देखने के नजरिए से वो जनरल भी हो सकता है और पर्टिकुलर भी हो सकता है, यानी सामान्य भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम कैसे देख रहे हैं उसको, कैसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो जनरलिटी है, सामान्य है,
ये सब्सटेंस, क्वालिटी और एक्शन में ही रिजाइड करता है, किसी और कैटेगरी में रिजाइड नहीं करता है। जो आगे आने वाली कैटेगरीज है उनमें नहीं होगा, खाली सब्सटेंस, क्वालिटी और एक्शन में ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है विशेष यानी कि पर्टिकुलैरिटी। विशेष का क्या मतलब है? जो इटर्नल सब्सटेंसेस होते हैं ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और इनको भिन्न कौन बनाता है? इनको भिन्न बनाता है यानी डिफरेंट बनाता है पर्टिकुलैरिटी जो कि उनमें होती है। ईच इटर्नल सब्सटेंस हैज वन पर्टिकुलैरिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पर्टिकुलैरिटी। हर एक इटर्नल सब्सटेंस में कुछ ऐसी पर्टिकुलैरिटी होती है, विशेषता होती है जो उसको दूसरी पर्टिकुलैरिटी से अलग बनाती है। एवरी एटम ऑफ अर्थ, वाटर, लाइट, एयर विल हैव वन पर्टिकुलैरिटी इन इट। हर एक एटम में भी, चाहे वो अर्थ का हो, वाटर का हो, लाइट का हो, किसी का भी हो, उसमें जो है एक पर्टिकुलैरिटी तो होती है, उसमें कुछ विशेष बात होती है जो उसमें ही होती है, किसी और में नहीं होती। इसलिए हम जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉट ओनली एन एटम ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम दैट ऑफ अनदर बट आल्सो बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस। इसलिए हम एक सब्सटेंस के एटम को दूसरे सब्सटेंस के एटम से ही अलग नहीं कर सकते। एक सब्सटेंस के ही डिफरेंट एटम्स को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आपस में। इसलिए जो विशेष है गारंटी देता है इंडिविजुअलिटी की ऑफ इटर्नल सब्सटेंसेस, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मर्जिंग इनटू इनडिस्टिंग्विशेबल सेमनेस। उनको जो है प्रिवेंट करता है, बचाता है कि वो कहीं मर्ज ना कर जाए इस सेमनेस, इनडिस्टिंग्विशेबल सेमनेस की, यानी कि उनको तो अलग ही ना कर पाओ, उनमें कुछ ऐसी इंडिविजुअलिटी ही ना रहे जिससे एक एटम दूसरे एटम से अलग दिख पाए। तो उस कंडीशन को ये प्रिवेंट करता है। जो ये आपकी फिफ्थ कैटेगरी थी पर्टिकुलैरिटी यानी विशेष। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की यानी पदार्थ की, जो कि है समवाय यानी इनहेरेंस। समवाय का मतलब है इनसेपरेबल रिलेशन। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अविभाव या फिर अविनाभाव बिटवीन टू एंटिटीज विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ये एक ऐसा इनसेपरेबल रिलेशन है जो दो एंटिटीज के बीच में होता है, और वो दो एंटिटीज जो है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटेंस और उसकी क्वालिटीज जो है वो अलग नहीं हो सकती एक दूसरे से। एक क्लॉथ है, उसका कलर है, तो वो अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता क्लॉथ अलग पड़ा है और कलर उसका अलग दिख रहा है, वो दोनों एक साथ होते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये रेड कपड़ा है, पिंक कपड़ा है या जो भी है। बॉल और पार्ट जो है एक व्हील और उसकी जो स्पोक्स है वो अलग नहीं हो सकती, वो इंसेपरेबली रिलेटेड होती है समवाय के कारण, इनहेरेंस के कारण। एक्शन और जो एक्टर है वो भी इंसेपरेबली रिलेटेड होते हैं इनहेरेंस के कारण। ये जो रिलेशन है इटर्नल है, यूनिवर्सल है और इनसेपरेबल है। इसको जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एंटिटीज देमसेल्व्स। जब तक एंटिटी खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक ये जो समवाय इनहेरेंस इनसेपरेबल रिलेशन है उसको तुम खत्म नहीं कर सकते। जब तक वो लाल कलर का कपड़ा है तुम उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, तब तक वो जो क्लॉथ और उसके कलर में इनसेपरेबल रिलेशन है वो भी रहेगा। तो वो तभी खत्म होगा जब एंटिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तब जाकर वो है समवाय जो है नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यही था। अब इन अभाव का मतलब क्या है? जब एंटिटी खुद समाप्त हो जाएगी, जब एक का अभाव हो जाएगा तभी दूसरे का भी अभाव होगा। तो इस तरीके से वो इनसेपरेबली रिलेटेड होती है। ये थी आपकी सिक्स्थ कैटेगरी। अब आती है आपकी सेवंथ और लास्ट कैटेगरी जिसका नाम है अभाव यानी नॉन एग्जिस्टेंस या फिर एब्सेंस हम कह सकते हैं। ये रिलेटिव होती है, रिलेटिव कैटेगरी है, क्योंकि जो ये एब्सेंस का नोशन है ये तभी समझा जा सकता है जब दूसरा उपस्थित होगा, यानी कि एक के एग्जिस्टेंस के रिलेशन में ही एब्सेंस को तुम समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एब्सेंस ऑफ ए पॉट ऑन ए टेबल, यानी जब टेबल वहां है तो जो उस पर उपस्थित नहीं है, जैसे कि पॉट नहीं है, तो टेबल के रिलेशन से ही उसका एब्सेंस तुम्हें पता चलेगा। तुम कहोगे कि टेबल पर जो है पॉट नहीं है, तो तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा, बिना रिलेशन के तुम जो है नहीं बता पाओगे एब्सेंस को भी। तो ये जो कैटेगरी है रिलेटिव कैटेगरी है एब्सेंस की, अभाव की। अब जो है यहाँ पर कुछ टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं। 4 टाइप्स होते हैं अभाव के, 4 तरीके से अभाव हो सकता है। पहला तरीका है अत्यंत अभाव। अत्यंत यानी एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस।
यहाँ पर टोटल एब्सेंस है किसी भी एंटिटी का विद रेस्पेक्ट टू ए लोकस, यानी कि जहां पर उसे उपस्थित होना चाहिए पूरी तरीके से ही वो नहीं है। कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज के होने की, यानी उसके एग्जिस्टेंस की। जैसे फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर सर्कल, यानी ये पूरी तरीके से ही गलत है। एक स्क्वायर सर्कल नहीं हो सकता, सर्कल तो भाई सर्कुलर ही होगा और स्क्वायर स्क्वायर ही होगा, तो ये जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है। इसी प्रकार स्काई लोटस भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोटस एक फ्लावर है और फ्लावर जो है स्काई में थोड़ी होता है, वो तो भाई ग्राउंड में होता है, ग्राउंड में उगता है। इसी प्रकार सन ऑफ ए बैरन वुमन, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर कोई औरत बांझ है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो उसका बेटा कहाँ से आएगा? तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पर अत्यंत अभाव है, उसका जो है बच्चा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार हेयर्स हॉर्न, ये जो है मिथिकल जानवर है, खरगोश के जैसे ये नहीं होता, ठीक है, ये जो है अत्यंत अभाव है। और देयर इज नो राइनोसोर इन दिस रूम, ये जो है एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट आई थी और उसने बताना था कि यहाँ पर कौन सा अभाव है, तो वहां पर अत्यंत अभाव था, क्योंकि इस रूम में तुम बोल रहे हो कि डायनासोरस नहीं है, तो उसका पूरी तरीके से कंप्लीट एब्सेंस है उस एंटिटी का, राइनोसोरस, तो यहाँ पर अत्यंत अभाव होगा इसके लिए। अब बात करते हैं सेकंड अभाव की, इसका नाम है प्राग भाव। प्राग यानी कि प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, पहले, पूर्व में नॉन एग्जिस्टेंस, किसी चीज के होने से पहले उसकी जो अनुपस्थिति है, एब्सेंस है, उसको ही हम प्रादुर्भाव बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो पोटर है उसने पोट बना दिया है, तो बनाने से पहले तो एब्सेंट था वो पोट, तो जो बनाने से पहले की उसकी अनुपस्थिति है, एब्सेंस है, उसी को जो है तुम प्रादुर्भाव बोल रहे हो। तीसरा इसमें अभाव आता है प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस का मतलब है पोस्टीरियर या फिर कॉन्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि बाद में, किसी चीज के डिस्ट्रॉय होने के बाद में जो एब्सेंस हो जाती है उस चीज की। यानी कि अभी कोट है, तुमने उसको तोड़ दिया किसी छड़ी से या फिर उसको गिरा दिया, तो अब उसकी जो एब्सेंस हो गई है, वो खत्म हो गया पोट। जो किसी चीज के डिस्ट्रक्शन के बाद की एब्सेंस है, यानी कि पोट जो है स्मैश हो गया, टूट गया, अब जो है वो एब्सेंट हो गया, वो नहीं है, उसके बाद उसका अभाव हो जाता है, तो उस अभाव को ही बोलते हैं प्रध्वंस अभाव। इसके बाद आता है लास्ट अभाव, फोर्थ अभाव, जिसका नाम है अन्योन अभाव। इसका मतलब है म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, यानी रेसिप्रोकल नेगेशन। रेसिप्रोकल नेगेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर रेसिप्रोकल एब्सेंस आपको देखने के लिए मिलती है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट थिंग्स, ईच इज नॉट द अदर। जैसे एक पोट है, वो पोट क्लोथ नहीं हो सकता, और जो क्लोथ है वो पोट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो है म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलती है, रेसिप्रोकल नेगेशन है। अगर एक है तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा है तो पहला नहीं होगा। अगर पोट है तो क्लोथ नहीं होगा, अगर क्लोथ है तो उसमें पोट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं अन्योन अभाव। इसके बाद हम बात करेंगे अब असत्कार्यवाद की, जो थ्योरी है ऑफ पोजीशन, जिसमें वैशेषिक बिलीव करता है, वैशेषिक के साथ साथ न्याय स्कूल भी बिलीव करता है, तो ये दोनों ही असत्कार्यवाद में मानते हैं। असत्कार्यवाद का क्या मतलब है? सत्कार्यवाद तो उल्टा है। ये सत्कार्यवाद में क्या था, जिसमें सांख्य और योग बिलीव कर रहे थे, वो कह रहे थे इफेक्ट है वो कोज में पहले से होता है, प्री एग्जिस्ट करता है। तो असत्कार्यवाद में क्या होगा, वो बोलेंगे कि इफेक्ट जो है ये प्री एग्जिस्ट नहीं करता है पोज में, इट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कोज। तो जो इफेक्ट है ये नई क्रिएशन है, नया आरंभ है, इसीलिए इसको आरंभवादी बोलते हैं सत्कार्यवाद को। मतलब इफेक्ट जो है ये नई क्रिएशन है जो कि एग्जिस्टेंस में आ रही है जब कोज और कंडीशन जो है कंबाइन होती है। तो कोज और कंडीशन कंबाइन होने पे इफेक्ट जो है ये एग्जिस्टेंस में आती है, और ये एक नई क्रिएशन है। यानी इफेक्ट जो है ये पहले से ही कोज में एग्जिस्ट नहीं करता है बिफोर इट्स एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि पहले से ही पोटेंशियल फॉर्म में नहीं होता, ये एक नई क्रिएशन है इफेक्ट। और इसके लिए वो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक पोट जो है ये पहले से ही क्ले में प्रेजेंट नहीं होता है, जब पोटर जो है उस क्ले को शेप देता है, जो पोट है, उसके बाद जो इफेक्ट है वो आता है एक नए प्रोडक्ट के रूप में जो कि क्ले से ही निकला है। लेकिन वो जो क्ले से निकला है वो पहले से प्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो पोट है क्ले में। ऐसा जो है वैशेषिक और न्याय अपनी असत्कार्यवाद की थ्योरी में बोलते हैं। जो कोज और इफेक्ट है ये कंसीडर किए जाते हैं इंटायरली डिस्टिंक्ट एंटिटीज है, दोनों निश्चित रूप से अलग है, दोनों जो है सेम नहीं है। कोज से जो इफेक्ट नहीं निकला है, कोज अलग है, इफेक्ट अलग है। ये इफेक्ट जो है एक नई क्रिएशन है जो कि कोज और कंडीशन से कंबाइन होके आई है।
ए पोट इज कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्ले, इट इज नॉट आइडेंटिकल, यानी कि जो पोट और जो क्ले है ये डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिकल नहीं है, नोर पार्शियली प्रेजेंट इन क्ले, यानी कि पोट जो है ये पार्शियली भी प्रेजेंट नहीं होता है क्ले में। वैशेषिक भी मानता है कि जो कोज और इफेक्ट है ये कोजिशन के जरिए ही रिलेटेड होता है, लेकिन जो इफेक्ट है वो पोज में पहले से नहीं होता। लेकिन सांख्य जो है इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है, वो कहता है अपने कंटिन्यूटी के आर्गुमेंट में कि अगर ऐसा है तो इस पर एक्सप्लेन करो। अगर तुम कह रहे हो जो इफेक्ट है वो पोज में पहले से नहीं है, अगर इफेक्ट जो है पोज से नहीं आया तो ये तो कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है एक तरीके से, तो तुम एक्सप्लेन करो अगर वो पहले से नहीं था इफेक्ट पोज में तो ये तो कंटिन्यू नहीं है। तो इस चीज पर जो है सवाल उठाते हैं सांख्य वाले वैशेषिक के ऊपर। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी ऑफ एटम को लेकर, जिसका नाम है परमाणु कारणवाद। परमाणु यानी एटम और कारणवाद यानी कि एटम से ही जो ये संसार है उसका कारण परमाणु है, एटम है। परमाणु कारणवाद एटमिक थ्योरी है न्याय वैशेषिक की। इट स्टेट्स द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रियलिटी आर एटम्स एंड परमाणु। एटम्स जो है इनकी कुछ विशेषताएं दी गई है। एटम्स इटर्नल होते हैं, नित्य होते हैं, ये बिगिनिंग लेस है और एंडलेस है, ना इनका कभी शुरुआत हुई और ना ही इनकी समाप्ति होगी। ये इंडिस्ट्रक्टिबल है यानी अविनाशी है। दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली देयर कॉम्बिनेशंस लाइक पोर्ट्स क्लोथ कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम्स को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लेकिन इनको कॉम्बिनेशन को कर सकते हो केवल। जैसे कि जो कंबाइन होके पोर्ट्स के रूप में आ जाते हैं, क्लोथ्स के रूप में आ जाते हैं, तुम उनको तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो लेकिन एटम्स को जो है तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम्स जो है इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे होता है वो। एटम्स कैन नॉट बी परसीव्ड डायरेक्टली बट ओनली इन्फर्ड, उनको तुम डायरेक्टली परसीव नहीं कर सकते, केवल उनको इन्फर किया जा सकता है, उनको अनुमान लगाया जा सकता है। वो इंडिविजिबल है यानी कि अविभाज्य है, इनका तुम विभाजन नहीं कर सकते, उनको डिवाइड नहीं कर सकते, वो जो है इंडिविजिबल है, सबसे छोटी यूनिट है एटम्स। ये कॉम्बाइनेटरी है यानी कि तुम इनको कंबाइन कर सकते हो और इसको बोलते हैं संघट कारण। They can be combined with each other to form dyads, triads और eventually gross objects। तो dyads बन सकते हैं, triads बन सकते हैं और eventually जो एक gross objects जैसे कि pots, clothes ये तुम देखते हो, human beings, animals, तो ये जो है इनमें जो है combine होके बन सकते हैं, ये जो अणु है परमाणु है। Thus why effects like pot, cloth are temporary, the atoms themselves are eternal, indestructible। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो इफेक्ट्स है पोर्ट क्लोथ, इनफैक्ट जो ह्यूमन बीइंग भी है, एनिमल्स भी है, वो भी जो है टेम्पररी है, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, वो भी जो है एक तरीके से बाद में जो है खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो एटम्स है अपने आप में वो इटर्नल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, उनका विनाश नहीं हो सकता। इसके बाद इसमें बात की जाती है सोल की, आत्मा की। इन वैशेषिक फिलॉसफी द सोल, आत्मा, उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होते हैं, गुण होते हैं, जैसे कि वो प्रयत्न करती है, इच्छा होती है उसमें, द्वेष होती है, उपेक्षा यानी इंडिफरेंस, उदासीनता, सुख यानी प्लेजर और दुख, पेन भी होता है और ज्ञान भी होता है। तो ये क्वालिटीज है सोल की, आत्मा की। और जो चीज है सोल के बारे में वो मैंने न्याय वाले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। अगर बात करें बोर्ड की तो बोर्ड को जो है एक्सेप्ट किया जाता है न्याय वैशेषिक दोनों ही स्कूल में एज द अल्टीमेट एफिशिएंट कॉज but the immediate regulation of atomic motion and combination is through natural law and अदृष्टा। यानी कि efficient cause तो है बोर्ड, लेकिन जो immediately regulate कर रहा है इन एटमिक मोशन को, जो कॉम्बिनेशंस है इन एटम्स के, उनको जो है बोर्ड रेगुलेट नहीं करता, वो रेगुलेट होते हैं नेचुरल लॉ से और अदृष्टा जो अनसीन फोर्स है उसके द्वारा। इसके बारे में मैंने और डिटेल में जो है बात की है, अपना जो न्याय वाला वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि गॉड का और जो सोल का कॉन्सेप्ट है, इनका लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी दोनों में सेम है, न्याय और वैशेषिक में। वैशेषिक में बोला जाता है कि जो लिबरेशन है, मोक्ष है, इसका मतलब है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ दुख यानी पेन या सफरिंग। और ये जो एब्सेंस है ये किसी एक्सटर्नल रिलेशन के कारण यानी समवाय के कारण या फिर संयोग के कारण। समवाय होता है आपका जो परमानेंट इटर्नल इंसेपरेबल रिलेशन होता है वो, और जो संयोग होता है टेम्पररी रिलेशन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने इस लैपटॉप को छुआ या फिर इस टैबलेट को छुआ, तो ये है कि है
टेम्परेरी कनेक्शन है, लेकिन जो समवाय है ये इंसेपरेबल कनेक्शन होता है, रिलेशन होता है एक सब्सटेंस का और जो क्वालिटी उसमें होती है उसका। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एब्सेंस है ये किसी एक्सटर्नल रिलेशन के कारण नहीं होती है, ये जो है नेचुरल स्टेट ऑफ द सेल्फ की वजह से होती है, व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। तो जब एक सेल्फ बॉन्डेज से फ्री होती है उसकी नेचुरल स्टेट्स की वजह से होती है। Thus, the absence of दुख exists in the liberated self by its very nature। तो जो ये दुख की एब्सेंस है कि ये लिबरेटेड सेल्फ में उसकी खुद की नेचर के कारण होता है, उसके स्वरूप के कारण होता है, किसी एक्सटर्नल रिलेशन के कारण ही नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ पर बोला गया है। और इसमें बोला गया है कि जो लिबरेशन का गोल है ये अचीव होता है थ्रू तत्व ज्ञान, यानी करेक्ट नॉलेज ऑफ द कैटेगरीज ऑफ रियलिटी, नॉट थ्रू ए फोकस ऑन ऑल एक्टिविटी लीडिंग टू सफरिंग। तो लिबरेशन कैसे अचीव होगा? जब तुम्हें इन रियलिटी की कैटेगरीज का सही ज्ञान होगा, उससे जो है आपको लिबरेशन अचीव होगा। उन सभी एक्टिविटीज पर जो कि सफरिंग की तरफ जाती है, दुख की तरफ जाती है, उन पर फोकस करने से आपको सही ज्ञान नहीं होगा, उससे आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा। तो ये था आपकी इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आप कुछ हेल्प दी हुई होगी। अगर है तो हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। और ऐसा ही कंटेंट आपके पास टाइमली पहुंचता रहे उसके लिए आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको जीसी नेट फिलॉसफी की टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, अगर आप जो है आउट ऑफ प्रैक्टिस फील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। उसका भी लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।